नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड में। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं बिल्कुल नया टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का दोस्तों आपके एंट्रेंस में जो है एक वाइटल यूज है और ये एक ऐसा विषय है जो आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा देता है और फर्श से अर्श तक ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन इंग्लिश जो है इसका एक हवा बना हुआ है कि इंग्लिश हम पढ़ेंगे तो कैसे पूरा होगा, इसमें इतने वर्ड मीनिंग्स आते हैं, इसके इतने रूल्स और लॉ हैं। तो आपको घबराने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर को हम लोग पढ़ेंगे नहीं बल्कि हम लोग सीखेंगे, क्योंकि इसके सारे टॉपिक जो है वो हमसे और आपसे रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है इंग्लिश और दूसरा ग्रामर। तो इंग्लिश क्या है ये आप लोग सभी जानते होंगे कि इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट यानी कि एक लैंग्वेज का नाम है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज को जो व्यवस्थित करता है, जो रूल और लॉ, जो नियम और कानून जो किसी भाषा को व्यवस्थित करते हैं उसको कहता है ग्रामर, यानी कि वो जो कानून होता है वो ग्रामर होता है। तो लैंग्वेज का जो रूल और लॉ होता है वो होता है व्याकरण यानी ग्रामर। तो हम लोग किस भाषा के रूल और लॉ के बारे में पढ़ेंगे? तो इंग्लिश के रूल और लॉ के बारे में पढ़ेंगे और यही होगा हमारा इंग्लिश ग्रामर। बिल्कुल भी आप इसका हवा मत बनाइएगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर बहुत ही सरल है। इससे पहले कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़े, उसकी शुरुआत करें पहले टॉपिक नाउन की, थोड़ा सा हम लोग सीख लें इंग्लिश के बारे में। मैंने भी आपको बताया कि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज है तो लैंग्वेज किन चीजों से मिलकर बनता है? इसकी कुछ कंपोजिशन होगी। मान लीजिए कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर का पार्ट है आंख, हमारे शरीर का पार्ट है नाक, हमारे शरीर का पार्ट है हाथ। ये सारी चीजें जब मिलेगी तभी तो शरीर बनेगा। तो इससे पहले कि उसका कुछ रूल और लॉ हो, इंग्लिश का जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज की भी तो कुछ कंपोजिशन होगी, ये भी कुछ चीजों से मिलकर बनता होगा। तो ये चीजें जो है आपने हिंदी में अभी जो लोग क्लास किए होंगे वो पढ़े होंगे, वर्ण के बारे में, शब्द के बारे में। तो जो चीजें आपके हिंदी में थी वे सेम चीजें जो है इंग्लिश में भी पाई जाती है। जैसे कि इंग्लिश की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, उसको कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट ये आपको याद नहीं करना है ये चीजें, बस ये चीजें मैं आपके अभी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बता रहा हूं और बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं, ताकि आपको सारी चीजें जो है वो बेहद आसानी से समझ में आए, खास करके उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा है। अगर आपने कभी इंग्लिश नहीं भी पढ़ा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से देखिए ABCD से शुरू कर रहा हूं और आपको ऊपर तक ले जाऊंगा। और अगर आप 15 से 20 क्लास मैक्सिमम हो सकता है इसमें जाएगा, इतने क्लासेस में ही आपका इंग्लिश जो है वो कवर हो जाएगा और एंट्रेंस में आप अच्छा करके आएंगे। तो देखिए अल्फाबेट जो है इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट है और अल्फाबेट जैसे कि आप जानते होंगे ABCDEF ऐसा Z तक, यानी 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ये अल्फाबेट जो है दो प्रकार में डिवाइडेड होते हैं। एक तो होता है आपका वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, यानी कि स्वर और व्यंजन। इसकी संख्या होती है 5 और इसकी संख्या होती है 21। अब आपके वॉवेल हो जाते हैं A-E-I-O-U और रेस्ट जो भी शब्द हैं वो सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये हुआ आपका अल्फाबेट। अब जब अल्फाबेट, जैसे कि हमने आपको अभी शरीर की संरचना के बारे में बताया कि सब चीजों को मिला के शरीर बनता है, उसी प्रकार जब दो अल्फाबेट आपस में मिलते हैं तो कुछ नई चीजों का निर्माण होगा। तो वैसे दो अल्फाबेट जिनके मिलने से कुछ अर्थ निकलता हो, यानी कि वैसे दो अल्फाबेट जब हम मिला देंगे और उसका कुछ अर्थ निकलेगा जिससे हमारी कुछ समझ विकसित हो रही है, तो वह जो है वर्ड का रूप ले लेता है। यानी कि 2 और मोर देन 2 अल्फाबेट्स if added which gives meaning इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। तो अल्फाबेट क्या है? ABC। तो मान लीजिए दो अल्फाबेट लेते हैं, एक लेते हैं A और दूसरा लेते हैं B, तो क्या ये वर्ड हो जाएगा?
नहीं होगा, क्योंकि ए बी मिला देने पे इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन मान लीजिए हमने लिया एक अल्फाबेट बी, दूसरा अल्फाबेट ओ और तीसरा अल्फाबेट वाई। जब ये तीनों मिलते हैं आपस में तो इससे एक शब्द का निर्माण होता है जो कहलाता है बॉय, और इसका अर्थ होता है लड़का, या कोई ना कोई सेंस देता है हमें और आपको। तो ये बन जाएगा वर्ड, यानी कि दो वैसे अल्फाबेट जिनके मिलने से कुछ अर्थ निकलता हो, कुछ मीनिंग निकलती हो, वो हो जाएगा वर्ड। और ऐसे ही दो से अधिक वर्ड या दो वर्ड को जब मिलाते हैं और उससे कोई मीनिंग निकलता है तो लैंग्वेज की जो एक अगली कड़ी हमें मिलती है वो होता है सेंटेंस। सेंटेंस ये होता है लैंग्वेज का सबसे मुख्य चीज, और सेंटेंस ही जो होता है वो भाषा की आत्मा होती है, लैंग्वेज की आत्मा होती है। जैसे कि हम कभी कोई चीज बोलते हैं तो ना तो वो अल्फाबेट के टुकड़ों में बोलते हैं, ना तो वर्ड के टुकड़ों में बोलते हैं, बल्कि एक वाक्य के रूप में बोलते हैं। यानी इन सारे चीजों की जो सबसे बड़ी यूनिट हमारे पास सामने निकल के आएगी वो होगा सेंटेंस। जैसे मान लीजिए किसी तीन अल्फाबेट को, किसी तीन वर्ड को या दो वर्ड को आइए हम मिला के देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अल्फाबेट यहाँ पे वर्ड निकला बॉय, उसके बाद बॉय के साथ मान लीजिए हम कुछ लगा दें, बॉय के साथ लगा दें कैट, तो क्या ये दो वर्ड्स जो है वो कोई मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा है। ये साफ लग रहा है ये अलग अलग है। लेकिन इसमें हम कुछ और आइए वर्ड्स को मिलाते हैं, जैसे बॉय इज वॉकिंग, लड़का जो है वह चल रहा है। बॉय इज वॉकिंग ये हमें एक सेंस दे रहा है, यानी कि वैसे वर्ड जिनको मिलाने पे कुछ सेंस की प्राप्ति हो, हमें लगे कि हमारी कुछ समझ विकसित हो रही है, उनका प्रॉपर अरेंजमेंट हो, तो वह एक सेंटेंस का रूप ले लेते हैं। और इस सेंटेंस के जो है तीन पार्ट होते हैं। सेंटेंस के तीन पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इंग्लिश में अल्फाबेट जो है वह सबसे छोटी यूनिट है। अल्फाबेट के बाद कई अल्फाबेट मिला देने के बाद वर्ड मिलता है, और जब वर्ड का मिश्रण होता है, जब वर्ड को हम लोग जोड़ते हैं तो सेंटेंस का निर्माण होता है। और ये सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज में, और ये सेंटेंस की तीन पार्ट होती है। आइए अब हम लोग बेसिक शुरू करते हैं। सेंटेंस के तीन पार्ट होते हैं, आपने बचपन से इसके बारे में पढ़ाया होगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों चीजों के बारे में आपने बचपन से पढ़ा होगा। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता, यानी जो क्रिया करता है। वर्ब मतलब होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये चीजें जो है वह सेंटेंस का पार्ट होता है, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। आइए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और आपको ये तीनों चीजें जो है ये क्लियर करके दिखाता हूं। जैसे हमारा सेंटेंस है एक, राम किल्ड रावण या रावणा, जो भी लिखना लिखिए। राम किल्ड रावणा, तो ये एक सेंटेंस है और इसका कुछ न कुछ सेंस होता है। तो मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस के तीन पार्ट होते हैं, या तो सब्जेक्ट होगा, उसमें ऑब्जेक्ट होगा और हमारा वर्ब होगा। तो आइए इन तीनों चीजों को इसमें खोजने की प्रयास करते हैं। तो सब्जेक्ट मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी जो कुछ काम करता है। तो इसमें क्या काम हुआ है? राम किल्ड रावण, राम ने मारा है जिसको? रावण को। काम क्या हुआ? मारना। लेकिन इसमें क्या मैंने बोला सब्जेक्ट के लिए कि जो काम को करने वाला होता है। तो किसने मारा रावण को? तो राम ने मारा, तो राम हमारा हो जाएगा यहां सब्जेक्ट। उसके बाद कर्म, ऑब्जेक्ट मतलब क्या है कि क्या किया गया। तो इसमें क्या किया गया है? मारा गया है। किसको मारा गया भैया? तो रावण को मार दिया गया है। तो जिसको मारा गया वह कर्म है, यानी कि हमने रावण को मार के कर्म किया, तो रावण हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और तीसरा है वर्ब, क्या किया गया है? तो मारा गया है। तो ये जो मारना किल्ड है ये हमारा हो जाएगा वर्ब। यानी तीन इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये मैंने आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया। थोड़ा सा ये समझिए, आपने बचपन से पढ़ा है कि जो क्रिया का करने वाला होता है यानी वो कर्ता होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपने बचपन में छोड़ दी है। जो सिर्फ काम को करने वाला नहीं होता
होता है, बल्कि जो जो प्रभावित होता है या फिर ये पता चलता है कि उससे काम हो रहा है, वह भी होता है आपका कर्ता। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, इंडिया इज द बेस्ट। देखिए इसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, तो हमने खोज लिया कि भाई किसने मारा, किसको मारा, क्या हुआ, इसके आधार पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है निकाल लिया। लेकिन एक ऐसा सेंटेंस आपको मिल जाए, इंडिया इज द बेस्ट, तो इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कोई काम नहीं हुआ है, इसमें हमने बोला। अब इसमें हमको ढूंढना है कि क्या है सब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है वर्ब, तो आपको मुश्किल आ जाएगी। तो जो सब्जेक्ट होता है इसका एस्पेक्ट थोड़ा सा बेहद होता है, और जो प्रभावित होता है वह भी इसके अंतर्गत आता है। तो बोल रहे हैं इंडिया इज द बेस्ट। कौन बेस्ट है भाई? इंडिया। तो प्रभावित कौन हो रहा है हमारे शब्द से? इंडिया प्रभावित होगा। अगर बोलेंगे इंडिया इज पुअर, इंडिया गरीब है, तो कौन प्रभावित होगा? इंडिया। तो इंडिया यह प्रभावित हो रहा है, इसलिए इंडिया जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इज जो है यह हमारा वर्ब हो जाएगा। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। एक होता है मेन वर्ब जो कि ये किल्ड था, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया जो कि इज है, ये सपोर्ट कर रहा है। तो इन चीजों के बारे में बताऊंगा। हाँ, एक चीज मैं बताऊं कि कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज में हमारा ऑब्जेक्ट, हर लाइन में हमारा ऑब्जेक्ट, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिले ही मिले, लेकिन ऑब्जेक्ट भी मिल सकता है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। और एक चीज और, एक ही शब्द कभी सब्जेक्ट भी हो सकता है और कभी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि मैंने दिया राम किल्ड रावणा, तो यहां पे राम हो गया आपका सब्जेक्ट, रावण हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन यही देंगे, मरने के बाद रावण ने जो है वो प्रशंसा की थी श्री राम की, तो यहां पे मान लीजिए हम लिख देंगे रावण प्रेज्ड, प्रशंसा की किसकी? तो राम की। तो यहां पे रावण हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, क्योंकि काम कौन कर रहा है प्रशंसा करने का? रावण। राम हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो है प्रभावित हुए उस काम से। और प्रेज क्या किया गया? प्रशंसा। तो ये हो गया आपका वर्ब। तो इसको रखिएगा मत कि मैंने पढ़ा दिया राम मतलब सब्जेक्ट, जहां भी राम है वो सब सब्जेक्ट हो जाएगा। रावण बता दिया ऑब्जेक्ट, जहां भी रावण है सब ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा अपनी ज्ञान इंद्रियों को खोलना है, सेंस ऑर्गन्स को खोलते हुए इंग्लिश को समझना है, और समझते समझते आपकी इंग्लिश एक दिन स्ट्रांग हो जाएगी। आप न सिर्फ ग्रामर बल्कि बोल चाल की भाषा में भी इंग्लिश का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये था आपका इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल बेसिक। और आइए अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने पहले टॉपिक नाउन की। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक की, नाउन की। हालांकि क्वेश्चन पैटर्न की जब आप बात करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें से डायरेक्ट क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मैं जब इन चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा, आपको इनके रूल समझाऊंगा, तो आपको लगेगा कि सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं से कॉर्लेट होती है। देखिए बेसिकली इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब आपको समग्र रूप से चीजें समझ में आ रही हैं। यानी कि जब हम नाउन की बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको सेंटेंस वाला कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आगे जब हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो उसका मतलब यह होना चाहिए कि नाउन का कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो जब सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी तो आप एक तरह से ग्रामर के मास्टर हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं नाउन की। नाउन जो है एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड, देखिए लैटिन वर्ड, अंग्रेज दरअसल क्या था कि हर जगह शासन किया करते थे। उनकी रूल जो है, आप मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ रहे होंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अंग्रेजों का जो पताका है, कहा जाता है 24 आवर्स तक अस्त नहीं होता था। तो उन्होंने हर जगह शासन किया और इसी दरमियान वो सारे सोसाइटी के कांटेक्ट में आए। जब उनके कांटेक्ट में आए तो उनका भाषा का जो है एक दूसरे से, उनकी लैंग्वेज की एक दूसरे से आदान प्रदान हुआ, और इसी क्रम में इंग्लिश ने कई चीजों को एडॉप्ट किया। तो इंग्लिश बेसिकली, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। जहां जहां उन्होंने शासन स्थापित किया वहां के कई वर्ड्स जो है आज इंग्लिश के मेन वोकैब में यूज किए जाते हैं। कई संस्कृत के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, कई हिंदी के वर्ड यूज किए जाते हैं। उसी प्रकार नाउन जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश रूपांतरण, इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है नेम। यानी कि नेम क्या? तो जो भी नाउन है वह क्या है? नेम है।
नाउन एक प्रकार का नेम है, यानी जो भी नाम होगा वह नाउन होगा। आपने बचपन में नाउन की परिभाषा पढ़ी होगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग, उसके बाद एक लाइन और ऐड कर देता था, ईटीसी इज कॉल्ड नाउन। जब ईटीसी लगा दिए तो कुछ भी बचा नहीं बेसिकली। तो नाउन एक तरह से सारी चीजें जो आपके मस्तिष्क में कौन सकती है वह सभी नाउन के अंतर्गत आता है। हम जब इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नाउन का डिवीजन कई प्रकार से किया गया है। मैं आपको 2-3 प्रकार इसमें बताऊंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जब जाति के आधार पे नाउन के डिवीजन की बात करते हैं तो नाउन के 5 रूप होते हैं। एक होता है आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है मटेरियल नाउन, चौथा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा होता है कलेक्टिव नाउन। अब जब डिवीजन किया गया है तो कुछ ना कुछ अंतर होगा, तभी डिवीजन किया गया है, ऐसे डिवीजन नहीं होता। तो आइए बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज समझिए कि प्रॉपर नाउन जो है वह नाउन हो गया नहीं। आपका उत्तर होना चाहिए हाँ, तो नाउन होगा। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन भी एक नाउन का एक प्रकार है। अब नाम में वैसे नाम जिससे हमें किसी चीज की विशिष्टता के बारे में, किसी विशेष के बारे में पता चलता हो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। किसी खास के बारे में पता चलता हो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मान लीजिए, एक सिगरेट वाले एग्जांपल से मैंने आपको पहले जो है समझा रखा है सिलेबस वाले वीडियो में। तो आइए उसी एग्जांपल से फिर से समझते हैं और आगे और मैं आपको इसमें कई एग्जांपल्स को ऐड करके चीजों को और समझाने का कोशिश करूंगा। जब सिगरेट हम बोलते हैं, एक शब्द लिया मैंने सिगरेट, तो सिगरेट क्या है? सिगरेट एक नाउन है, एक नाम है। सिगरेट को जब हम क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट आधार पे तो उसमें कई चीजें हमारे पास निकल के आएगी। जैसे कि जब हम सिगरेट बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कोई भी सिगरेट। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन की, यानी कि जब किसी खास सिगरेट के विषय में बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर। जैसे कि ब्लैक, ब्लैक एक सिगरेट का नाम है। हम सिगरेट में ब्लैक की बात कर रहे हैं, एक विशेष सिगरेट की बात कर रहे हैं, तो यह हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा रिवर। नाउन क्या है? नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग। तो रिवर जो एक नदी है, थिंग है, तो रिवर एक नाउन है। मैंने लिखा रिवर, और रिवर अब क्या है ये हमें पता लगाना है। तो उसके 5 डिवीजन है, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव। तो रिवर का मतलब क्या हुआ? कोई भी रिवर या कोई खास रिवर। कोई खास रिवर तो यहां पर पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब हम किसी खास रिवर के बारे में बात करेंगे, जैसे लिख लिया मैंने गंगा, अब ये रिवरों में खास हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। थोड़ा सा कॉमन नाउन समझिए, उसके बाद प्रॉपर नाउन आपका फंडा आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने 2 शब्द आपको लिखा, सिगरेट और रिवर। सिगरेट मतलब कोई भी सिगरेट, चाहे वो आपका ब्लैक हो, कैपेस्टन हो, गोल्ड फ्लैग हो, और रिवर मतलब कोई भी रिवर, चाहे गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, किसी भी नदी के बारे में बात करेंगे, सिर्फ रिवर बोलेंगे तो हमें उसके विशेषता के बारे में पता नहीं चलेगा। तो जब हम वैसे शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे किसी समूचे जाति के विषय में पता चलता हो, तो वह जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने बोला बॉय, तो बॉय मतलब क्या हुआ? कोई भी लड़का। आप में से जिस किसी का भी नाम बॉय हो वो अपना हाथ ऊपर करिए। आपका किसी का नाम बॉय नहीं होगा। जब हम बॉय बोलेंगे तो इसका मतलब जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और उसमें से हम सबको डोनेट, सबके बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम बोलेंगे गर्ल, तो गर्ल मतलब भी जो है कोई भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि आप में से सिर्फ एक ही लड़की हमारे वीडियो को देख रहा है और हम उसको बोले गर्ल और उसको लगे कि सर नहीं सर हमको बोल रहे हैं। कई लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और जो भी इसमें गर्ल है उन सब को हम गर्ल से डोनेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे अब मैंने बोल दिया अनुज, अनुज तुमने सही से होमवर्क नहीं किया है, तो अब मैं बोल रहा हूं किसको? अनुज को। ऐसा नहीं है कि अनुज, अनुज भी एक प्रकार का बॉय है, लेकिन मैं बोल रहा हूं विशेष तौर पे अनुज को। अनुज तुमने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया है, तो अब अनुज को लगेगा एकदम पर्सनली कि नहीं सर हमको बोल रहे हैं। पर्सनली लग गया, देखिए उसको स्पेसिफिक कर दिया मैंने, तो ये जो है आपका प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन बॉय जब बोला तो सबको बोला था। लड़के बदमाश हैं,
तो मैंने सब लड़कों को बोल दिया, तो यह जो है आपका कॉमन नाउन हो गया। यानी कि जब विशिष्टता की बात करेंगे, जब पर्सनलिफिकेशन करेंगे तो वह प्रॉपर, और जब समग्र रूप में बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे तो वह कॉमन। तो दो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर नाउन का और कॉमन नाउन का। उसके बाद तीसरा आता है मटेरियल नाउन। देखिए एक चीज समझिए, आपको यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पैटर्न, हालांकि क्वेश्चन पैटर्न जब आप पढ़ेंगे इसको समग्र रूप से तो आपको चीजें खुद ही समझ में आ जाएगी, विशेष तौर पे क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया प्रॉपर और कॉमन नाउन, अब यहां पे एक सेंटेंस दे दिया, बॉयज आर वर्किंग ऑनेस्टली, लड़के जो है ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और अब क्या करेगा, आपको दे देगा क्वेश्चन, सर्किल या अंडरलाइन या पुट आउट, इसमें से कोई एक शब्द बाहर निकालिए जो कॉमन नाउन है। तो इसमें देखिए भैया कॉमन नाउन क्या है, बॉयज है। इसमें हालांकि मैंने सिर्फ एक शब्द आपको लिया, जब ये आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देंगे कि बाहर निकालिए तो 2-3 सेंटेंस इसमें ऐड कर देगा। तो बॉयज आपका जो यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया। आपको ये भी दे सकता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैंने आपको बताया कि जो काम कर रहा है, तो जो प्रभावित हो रहा है, कौन प्रभावित हो रहा है ऑनेस्टली से, बॉयज। तो ये आपका सब्जेक्ट भी हो गया, ये आपका नाउन भी हो गया, यही आपका प्रॉपर नाउन भी हो गया। देखिए बॉयज जो है कितनी चीजें हो गई। तो अगर आप ये रख लेंगे कि बॉयज जो है सब्जेक्ट होता है, बॉयज जो है वो नाउन होता है, बॉयज जो है प्रॉपर नाउन होता है, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए ग्रामर का फंडा बड़ा क्लियर है कि आपकी समझ जो है वह विकसित होनी चाहिए चीजों को लेके। उसके बाद आइए बात करते हैं तीसरे, जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है वो मटेरियल नाउन, जो तीसरा स्कोप है। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन का हिंदी होता है द्रव्यवाचक, यानी कि नाउन का भी यह भी एक नाउन का प्रकार होगा। जब मैं आपसे पूछूंगा कि मटेरियल नाउन क्या होगा, भाई एक नाम भी होगा ना, जब हम नाउन की बात कर रहे हैं तो नाम होगा। तो वैसा कोई भी नाम जिसको कि नाप के तौल के बेचा जाता है वह आपका मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। फिर से आइए सिगरेट वाले एग्जांपल पे। तो मैंने आपको बताया था सिगरेट जो है वह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत भी आ गया, जब क्लासिफाई किए तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत भी आया, जब कॉमन उसको किए, किसी भी सिगरेट की बात किए तो कॉमन नाउन के अंतर्गत भी आया था। लेकिन देखिए सिगरेट में जो है तंबाकू भरा होता है, तंबाकू फिल्टर विल्टर लगा रहता है यहाँ पे। तो ये जो तंबाकू है इसके अंतर्गत, इसको बाजार में नाप के तौल के बेचते हैं। तो जिन भी चीजों को, वैसे जो भी नाम है जिसको कि नाप के तौल के बाजार में बेचा जाता है वह आपका मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं मिल्क, मिल्क को कैसे बेचते हैं भाई, मिल्क को भी जो है वो नाप तौल के बेचते हैं। वाटर, पानी, पानी कैसे बिकता है, नाप तौल के बिकता है। तो वैसा कोई भी नाम जो कि नाप और तौल के बेचा जाता है वह आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन। और उसके बाद चलिए समझते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा, यानी कि यह भी एक प्रकार का सबसे पहले नाउन नेम है। तो वैसे जो भी नाम जिससे कि भाव का प्रकटीकरण होता है, जिससे कि भाव समझ में आता है, लोगों के भाव जो है हमें प्रतीत होते हैं, वह आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल में एक शब्द लेता हूं, लव। लव क्या है बताइए, लव जो है आपका एक भाव है। कई लोग इस दौर से गुजर रहे होंगे, अभी खास करके तो बिल्कुल एकदम लव वगैरह वाला पूरा सीन चल रहा होगा। तो लव जो है यह आपका एक भाव है, इसको बस आप महसूस कर सकते हैं, इसको आप देख नहीं सकते। अगर देख लेते तो कई लोगों को लव होता ही नहीं, क्योंकि ये दिखता नहीं है। आप महसूस कर सकते हैं, कई बार चीजें आप गलत तरीके से भी महसूस कर लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा। तो आइए, लव जो है यह एक आपका भाव है। इसी प्रकार घृणा, घृणा भी जो है आपका एक भाव है। तो जो चीजों को, ब्रेवरी, बहादुरी, बहादुरी कोई देखेगा, मान लीजिए कि मैं बोल रहा मैं बहुत बहादुर हूं, तो बहादुर बहादुर नहीं दिखता है, हम जो काम करते हैं वह दिखता है। तो वैसे कोई शब्द जिससे कि किसी के भाव के प्रकटीकरण का पता चलता हो, हैप्पी, सैड, इन जिन चीजों को हम देख ना पाए, बस उसको महसूस करें, वह सभी आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद हमारा अंतिम है एक चीज, जब सिगरेट की बात कर रहा था तो मैंने बताया था
कि सिगरेट के पीने से चढ़ता है नशा, और नशा आपको दिखेगा नहीं, तो जो चीजें दिख नहीं रही हैं वह आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। और अंतिम है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो स्वयं नाउन का एक प्रकार है, कई प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये समझिए कि देखिए साफ साफ पता चल रहा है, कलेक्ट यानी संग्रह और नाउन मनन, यानी कि वैसे नाम जिससे हमें संग्रह के बारे में पता चलता हो वह आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, यही सिगरेट की बात करते हैं, तो सिगरेट जो है एक बंडल में पैक होता है, तो वह एक कलेक्टिव नाउन का रूप हुआ। इसी प्रकार जब हम बात करेंगे क्राउड, क्राउड क्या है? क्राउड जो है लोगों के समूह है, यह आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, मॉब, जब सिर्फ स्टूडेंट की बात करेंगे तो याद रखिएगा यह जो है आपका कॉमन नाउन भी हो जाएगा, लेकिन जब स्टूडेंट्स की बात की यहाँ पे मॉब की, स्टूडेंट्स के भीड़ की, तो यह एक समूह है, लोगों का संग्रह है, तो यह आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे कि कई पोस्ट हैं ऐसे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पहले कहा जाता था कलेक्टर। अब कलेक्टर कई प्रकार के होते हैं, टिकट कलेक्टर, उसके बाद रेल कलेक्टर, तो जो भी कलेक्टर होते हैं, संग्रह करने वाले होते हैं, वह सभी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो इतने एग्जाम्पल के बाद अगर आपको कोई 5 सेंटेंस दे दे और उसमें से कहे 5 वर्ड दे दे, चूज करिए प्रॉपर नाउन कौन है, कॉमन नाउन कौन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन है, मटेरियल नाउन कौन है और कलेक्टिव नाउन कौन है, तो आप निश्चित तौर पे चूज कर लेंगे। आइए थोड़ा सा अब जो है हम इनके रूल्स के बारे में पढ़ लें, जिससे और चीजें जो है आपको क्लियर होगी और क्वेश्चंस मूल रूप से यहीं से पूछे जाते हैं। देखिए जब हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं तो एक चीज याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन जो है, ये प्रॉपर नाउन यह प्रायः सिंगुलर होता है, प्रायः जो है यह सिंगुलर होता है। सिंगुलर प्लूरल आगे मैं और आपको समझाऊंगा, अभी बस ये समझिए कि सिंगुलर होता है प्रायः, यानी कि एक वचन होता है। जब हम एक लोगों की बात करते हैं, मैंने अभी बताया था पर्सोनिफिकेशन करते हैं, खास करते हैं, तो जब खास करेंगे तो किसी एक के बारे में ही करेंगे, इसलिए यह प्रायः सिंगुलर होता है। इसका पहला वर्ड जो है वह कैपिटल होता है, जैसे कि राम, राम एक प्रकार का लड़का है, लेकिन यह पर्सनल है, पर्सनल किसी एक के विषय में बोला, अनुज किसी एक के विषय में बोला, तो इसका पहला वर्ड जो है वह कैपिटल होता है और यह सिंगुलर है। और उसके बाद प्रायः आर्टिकल से जो है, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल होता है आगे और इसके बारे में बताऊंगा, पहले नाउन पढ़ा रहा हूं तो नाउन पढ़ा लो, आर्टिकल ए एन द, ये सब चीजें आपको पता होगी, तो इन चीजों से जो है यह परहेज करेगा, आर्टिकल्स को जो है, आर्टिकल्स को अवॉइड करेगा। राम के आगे कभी आपने सुना है ए राम इज गोइंग? नहीं, राम इज गोइंग, सीधा राम जा रहा है। अनुज इज गोइंग, अनुज जा रहा है। गीता इज गोइंग, गीता जा रही है। ए गीता इज गोइंग ऐसा आपने नहीं सुना होगा। अगर इस प्रकार हम लिख देंगे ए गीता इज गोइंग तो वह गलत हो जाएगा। 3 चीजें मैंने आपको बताई कि यह प्रायः सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, उसके बाद इसका पहला वर्ड कैपिटल होता है और उसके बाद आर्टिकल्स को ये अवॉइड करेगा। लेकिन मैंने यहां लिखा था प्रायः, ऑफन, इसका मतलब है कि कुछ जगह लेता होगा आर्टिकल। जैसे कि अगर हम प्रॉपर नाउन की बात प्रेजिंग के सेंस में करेंगे, प्रशंसा के सेंस में करेंगे, तो यह आर्टिकल ले लेगा। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूं कि डॉक्टर कलाम, डॉक्टर कलाम का नाम आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड दी भाभा ऑफ इंडिया, भारत का भाभा कलाम को जो है वह कहा जाएगा। देखिए भाभा क्या है, एक नाम है, लेकिन नाम के पहले मैंने क्या लगा दिया है, दा लगा दिया है। दा क्या है, अभी मैंने तुरंत बोला था कि परहेज किया जाएगा, लेकिन इस सेंटेंस में हम यह देख रहे हैं कि कलाम साहब की तुलना जो है वह की जा रही है भाभा से, और उनको भारत का नव भाभा मतलब कि कहा जा रहा है कि कलाम साहब जो है वह भारत के भाभा कहे जा सकते हैं। तो इनमें कलाम साहब की जो है वह प्रशंसा हो रही है, क्योंकि भाभा अपने आप में जो है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो कलाम साहब की जब प्रशंसा कर रहे हैं तो पर्सनल
प्रॉपर नाउन होते हुए भी प्रशंसा के क्षेत्र में जब भावार्थ जी के सामने हम द यूज कर रहे हैं तो यह हमका आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन इसमें से ऐसे आपको आ सकता है, आपको कह देगा इसमें कॉमन एरर ढूंढिए, ऑप्शन दे देगा कि द इसमें एरर है, इंडिया इसमें एरर है, कैन इसमें एरर है। अब आपके दिमाग में सीधा ये जाएगा कि द जो है यहां नहीं लगना चाहिए, या फिर यहां हो सकता है आपको ये लाइन लिख दिया और डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड यहां पर लगा दिया इज दे ए एन, आपको ऑप्शन दे दिया, चूज करिए, एक ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। आपको सीधा ये लगेगा कि सर ने पढ़ाया था कि भावा तो भाई प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल से बचा जाएगा, अब आप नन ऑफ दीज लगा के निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि मैंने आपको बताया कि जब प्रशंसा करेंगे तब प्रॉपर नाउन में द का प्रयोग किया जाएगा। याद रखिएगा द का ही प्रयोग किया जाएगा, सारे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन जब हम मॉक करेंगे, अभी प्रशंसा तो भैया कर दिए, अब मान लीजिए हमको किसी का मजाक उड़ाना है तो क्या उसमें विद्या का प्रयोग करेंगे? नहीं। मजाक जब हम किसी का उड़ाएंगे तो उसमें ए का प्रयोग करेंगे, ए या एन का प्रयोग करेंगे, जिस प्रकार का भाई मजाक उड़ाने वाली होगा या होगी। तो मान लीजिए हम कहते हैं, जैसे लड़के अक्सर कहते रहते हैं कि सभी लड़की अपने आप को हेमा मालिनी समझती है, एवरी गर्ल थिंक्स हरसेल्फ हेमा मालिनी। इस तरह से अगर हम बोलेंगे एवरी गर्ल थिंक्स, तो मजाक उड़ा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, मजाक ही उड़ा रहे हैं, सिंपल सी बात है। एवरी गर्ल थिंक्स हरसेल्फ हेमा मालिनी ऑफ हर एरिया। अपने एरिया की हेमा मालिनी खुद को समझती है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। तो एवरी गर्ल थिंक्स हरसेल्फ हेमा मालिनी ऑफ एरिया, अगर ये हम बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मॉकिंग, जब हम मजाक उड़ाएंगे किसी का, किसी प्रॉपर नाउन का, तो उसके पहले जो है हमको ए या एन आर्टिकल के रूप में लेके आना पड़ेगा। तो यहां लगा देंगे ए, एवरी गर्ल थिंक्स हरसेल्फ ए हेमा मालिनी ऑफ हर एरिया। तो लड़कियों का मजाक भी उड़ गया और प्रॉपर नाउन में हमने ए लगा के ग्रामेटिकली इसको सही भी कर दिया। तो ये आपका था एक्सेप्शन प्रॉपर नाउन को लेके। लेकिन आइए थोड़ा सा कॉमन नाउन के विषय में भी जान ले। क्वेश्चंस को भी देखिए, मैं आपको बताते जा रहा हूं, इतना टफ लेवल का क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, मैं बस बता दे रहा हूं, क्योंकि इसमें पढ़ाने के लिए कुछ होना चाहिए, मेरे पास पढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं। और इन्हीं चीजों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए, जब मैं सेंटेंस का फ्रेमिंग कर रहा हूं, एवरी गर्ल थिंक्स, तो एवरी गर्ल आने के बाद प्रत्येक लड़के के बाद थिंग्स यूज कर रहे हैं, यानी कि सिंगुलर मान रहे हैं उसको। तो चीजों को जब आप समझेंगे, अभी बस आप उसको रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, जब नोट्स आप अपने बनाइएगा उसको 3-4 बार पढ़िएगा, तो जब पढ़ने के क्रम में फ्लो आपका बनने लगेगा इंग्लिश में, तो आपके मुंह से ऑटोमेटिक सही चीजें निकलने रहेगी। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको भी ग्रामर कोई अलग से बहुत अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन चूंकि उनकी टॉकेटिव क्वालिटी जो होती है, बात करने की कला जो होती है, उनसे टीचर इंग्लिश में बात करते हैं, उनके स्कूल्स में जो अच्छे स्कूल्स होते हैं, या फिर इंग्लिश का यूज जो है वो ज्यादा करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते बुक्स को इंग्लिश में पढ़ते हैं, बात भी इंग्लिश में कर रहे हैं, तो फ्लो उनका हो जाता है, कहाँ हैज लगेगा, कहाँ हैव लगेगा, कहाँ इज लगेगा, कहाँ आर लगेगा, सब सही हो जाता है। उसी में वो इंग्लिश बना के आगे निकल जाते हैं। अगर बात करेंगे आप, उनको ग्रामर बहुत आती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं बिल्कुल मत घबराइएगा, कदम से कदम मिला के चलिए और आपका ग्रामर जो है वो मजबूत हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन का जब मैंने आपको एग्जांपल समझाया था तो बॉय का एग्जांपल देके समझाया था। तो देखिए यहाँ पे फिर एक एग्जांपल के जरिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कॉमन नाउन हमारे सामने आते हैं वह 2 रूप में आ सकते हैं, या तो यह सिंगुलर भी हो सकता है या तो यह प्लूरल भी हो सकता है। जैसे कि प्रॉपर नाउन जो है वो सिंगुलर के रूप में आया था। जब मैंने नाम बोला था, अनुज बोला था, तो वह एक सिंगुलर के फॉर्मेट में था, एक को बोल रहा था। लेकिन जब कॉमन की बात कर रहे थे तो पूरे जाति की बात करेंगे, तो एक से अधिक लोग इसमें होंगे। जब एक से अधिक लोग होंगे तो यह सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो यह हमारे समक्ष 2 रूप में सामने आएगा, एक यह सिंगुलर बन के भी आ सकता है और दूसरा प्लूरल बन के भी आ सकता है। तो बॉय के रूप में भी सामने आ सकता है और बॉयज के रूप में भी सामने आ सकता है। तो जब यह सिंगुलर के रूप में सामने आएगा तो सिंगुलर वर्ब मिलेगा, जैसे बॉय इज गुड।
लेकिन इसमें एक चीज होगा कि जब ये सिंगुलर बन के सामने आएगा तो अपने पहले आर्टिकल लेगा, आर्टिकल ए एंड द वही सब है, तो द बॉय इज गुड। लेकिन जब ये प्लूरल बन के हमारे सामने आएगा और हम सेंटेंस का फ्रेमिंग करेंगे तो आर्टिकल से परहेज करेगा, अवॉइड कर देगा उसको, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉयज आर गुड। यहाँ द अगर लगा देंगे तो यह गलत होगा, द बॉयज आर गुड नहीं होगा। तो यह आपका हो गया कॉमन नाउन, और इतना ही कॉमन नाउन में आपके लिए यूजफुल है। इसके बाद आइए बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन माप तौल के बेचा जाता है बाजार में, आपको पता है अभी तक ये चीजें। जब माप तौल के हम किसी चीज को बेचेंगे तो वह प्रायः सिमिलर ही होगा, क्योंकि जिन चीजों को मापते हैं तौलते हैं उनकी गणना जो है वह कम ही की जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप पानी बेच रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, तो इन चीजों की गणना नहीं की जा सकती है, उनकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी में गणना करेंगे कि 1 लीटर 5 लीटर 4 लीटर, लेकिन दूध को डायरेक्ट हम लोग जो है काउंट नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार से जो है मापने तोलने वाली चीजें प्रायः सिमिलर एक्सेप्ट की जाती है, लेकिन उसमें एक एग्जांपल हमें मिलता है। जैसे मिल्क हम बात करेंगे, मिल्क, वाटर, ये सारी चीजें जो है माप तौल के बेची जाती हैं और सिमिलर होता है। अगर सिमिलर है, अभी मैंने बताया था जैसे सिमिलर जो होगा वो सिमिलर वर्ब लेगा और जो प्लूरल होगा वो प्लूरल वर्ब लेगा। तो मिल्क की बात करिएगा, पूछिएगा मिल्क उजला है, कैसी है मिल्क, दूध कैसी है, उजली है, तो मिल्क इज वाइट, दूध जो है उजली होती है। इसके पहले प्रायः आर्टिकल्स से जो है बचा जाएगा। अगर हम लगा देंगे द मिल्क इज वाइट तो यह जो है हमारा गलत माना जाता है, यह सीधा होता है मिल्क इज वाइट। क्यों परहेज करेंगे, क्योंकि यह जो है एक मटेरियल नाउन का प्रकार है। लेकिन अगर इसको पर्सनलिफिकेशन कर दें हम, फिर इसको जो है किसी विशेष से जोड़ दें, मिल्क किसकी मिल्क, द मिल्क ऑफ ब्लैक कॉ इज वाइट। अगर काली गाय के दूध की हम बात करेंगे तो फिर द लगा देंगे, द मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट ये हमेशा ही है, द लगाते हैं तो गलत हो जाता है। लेकिन अगर हम ये जोड़ दें सेंटेंस में कि काली गाय की दूध, द मिल्क ऑफ वाइट काउ, ऑफ वाइट काउ इज स्वीट, मीठी है, तो मिल्क के पहले द लग गया और इस बार द जो है वह सही हो जाएगा। एक चीज इसमें और था कि मैंने बताया था कि मटेरियल नाउन जो है वह प्रायः सिमिलर होता है, तो कभी कभी प्लूरल के रूप में भी सामने आता है। जैसे कि एक एग्जांपल है मटेरियल नाउन का, ड्रग्स के बारे में आप सुने होंगे। देखिए ड्रग्स में ही हम एस लगा के बोल रहे हैं, ड्रग नहीं बोल रहे हैं, ड्रग अपने आप में गलत शब्द है, ड्रग्स बोल रहे हैं, DRUGS, ड्रग्स। तो जब ड्रग बोल रहे हैं तो उसमें एस लगाए हुए हैं। ड्रग्स अपने आप में प्लूरल माना जाता है इंग्लिश के दृष्टिकोण से, और जब प्लूरल माना जाएगा, क्यों माना जाता है अभी मत समझिए इसको, बस ये समझिए कि प्लूरल है, क्योंकि इन चीजों को अगर हम फिर एक्सप्लेन करने लगेंगे हर चीज तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो ड्रग्स जो है वो प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। ड्रग्स आर इंजूरियस टू सोसाइटी, ड्रग जो है सोसाइटी के लिए घातक है। आपको दे देगा ड्रग्स फिल इन द ब्लैंक्स, इंजूरियस टू सोसाइटी, इज या आर, आप क्या चूज करेंगे, अब आप आर चूज करेंगे। और ड्रग भी जो है वह आपका मटेरियल नाउन का एक प्रकार था। उसके बाद आइए बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की रूल्स और लॉ की। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने आपको बताया था कि लव, ब्रेवरी, एंग्री ये चीजें आती हैं, तो इन चीजों के पहले भी आर्टिकल से जो है वो परहेज किया जाता है। इनके पहले भी हम लोग आर्टिकल द लव नहीं लगाते हैं, सीधा बोलते हैं लव इज ब्लाइंड, प्यार जो है वो अंधा होता है, द लव इज ब्लाइंड नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर इसको भी हम लोग पार्टिकुलर कर देते हैं तब इसमें भी द लगता है, बोल देंगे द लव ऑफ अनुज एंड रीता इज ब्लाइंड, अनुज और रीता का प्यार जो है वह अंधा है, तब द इसमें सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बोलते हैं किसी की ब्रेवरी की बात करते हैं तो नॉर्मली ब्रेवरी की बात करेंगे, लेकिन द ब्रेवरी ऑफ हमीद इज वेरी नोन टू इंडिया। अब्दुल हमीद का नाम आपने सुना होगा, तो अब्दुल हमीद की जो वीरता के किस्से हैं वो भारत के लिए कोई नया नहीं है, नॉन है, ये जाना जा रहा है इंडिया में। तो यहाँ पे ब्रेवरी अपने आप में जो अब्स्ट्रैक्ट है, ये दिखता नहीं है, उनके कारनामे दिखते हैं लेकिन ब्रेवरी नहीं दिखता है। तो लेकिन इसमें द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम जो है फिर से इसको विशेष बना दिए, और जब विशेष बना दिए ब्रेवरी को तो इसमें अब्दुल हमीद की बात की है, इसलिए जो है इसमें द लगाएंगे और द ब्रेवरी ऑफ अब्दुल हमीद हो जाएगा, द ब्रेवरी ऑफ अब्दुल हमीद
इज नोन टू इंडिया, भारत के लिए जो है बहुत जानी जा रही है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। आइए, कलेक्टिव नाउन जो स्वयं नाउन का एक प्रकार है, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जाति की जब हम बात करते हैं तो जाति में कई जाति है, तो हम ये बात थोड़ा सा करते हैं। जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण एक जाति का नाम है, लेकिन ब्राह्मण में भी अनेक अनेक उपजातियां, जैसे मिश्रा, चौबे, दूबे, छब्बे, ये सब मतलब जातियों में भी अलग है, पांडे। तो इसी प्रकार कलेक्टिव नाउन, यह भी एक नाउन है। ब्राह्मण जैसे एक जाति था, लेकिन उसमें अलग अलग जो है कैटेगरी थी। तो कलेक्टिव नाउन नाउन का प्रकार है, इसकी अलग अलग कैटेगरी है और इसकी 3 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी आपका है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। दूसरा है आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन और तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग लिख लीजिएगा पूरा, कलेक्टिव नाउन, उसके बाद आपका है ग्रुप कलेक्टिव नाउन और एक है आपका जनरलाइजिंग हो गया, ग्रुप हो गया और फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। आइए थोड़ा सा तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन पूछे गए, इस क्षेत्र से एक क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं इसको थोड़ा डीप जाके बता रहा हूं। कलेक्टिव नाउन संग्रह, लोगों के नामों का संग्रह, 3 पार्ट, जनरलाइजिंग, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव। जनरलाइजिंग वो जो भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के समूहों से मिलकर बनता है। जैसे कि जब हम बात करेंगे फर्नीचर की एग्जांपल, फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? फर्नीचर जो है किसी एक चीज को फर्नीचर नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम टेबल बोलते टेबल को फर्नीचर बोल दिए, सोफा बोले तो सोफा को फर्नीचर बोल दिया, ऐसा नहीं है। जब ग्रुप में ये होता है, हर चीजों का ये संग्रह होता है, टेबल है, चेयर है, सोफा है, पलंग है, जब सारी चीजें एक साथ मिलती हैं तो उसको बोलते हैं फर्नीचर। फर्नीचर शॉप, ऐसा नहीं टेबल शॉप नहीं होता है, फर्नीचर की शॉप होती है। अगर सिर्फ टेबल बिकेगा तो टेबल शॉप लिख देगा। तो फर्नीचर शॉप कोई तभी लिखता है जब उनके पास अलग अलग तरह की चीजों जो है वह कलेक्शन में पाई जाती हैं। तो फर्नीचर जो है आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। लगेज, लगेज जो है यह भी जो है आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है और इसमें है कि यह हमेशा सिंगुलर होता है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो है यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे कि लगेज इज हैवी, लगेज जो है वो भारी है। लगेज आर अगर हम इसमें लगा देंगे आर हैवी तो वह गलत हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन में जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बनता है। जैसे लगेज, लगेज कैसे बनेगा? तो लगेज जो है अनेक चीजों को मिलाकर लगेज बनता है। जब हम बैग की पैकिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ शर्ट रखते हैं, शर्ट के साथ और भी कई चीजें जो हमारे दैनिक यूज की जाती है उसको रखते हैं और जब वो सारी चीज को पैक कर लेते हैं तो वह एक लगेज के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो यह हमेशा एसवी होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है और सिंगुलर रूप में ट्रीट किया जाता है। इसी प्रकार ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो है यह एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है। जैसे कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो था अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना था, ग्रुप कलेक्टिव नाउन एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बनता है। जैसे बोलते हैं कैटल, कैटल जो है एक ही प्रकार के जानवरों से मिलकर बनता है। उसके बाद पीपल या लोगों को मिलकर बनता है। इसमें ऐसा नहीं है कि पीपल सबको बोल देंगे, पीपल जो है लोगों के भीड़ को कहा जाता है। इसमें अगर जानवर रहेंगे तो उसको पीपल के अंतर्गत नहीं रखेंगे भीड़ को। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो है हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल के रूप में ट्रीट किया जाता है। जैसे कि कैटल्स आर ग्रेजिंग, दी कैटल्स आर ग्रेजिंग, ये चल रहा है। तो इज और आर आपको दे दिया 2 ऑप्शन। मैंने भी आपको बताया यह प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। ये एग्जाम एक बार क्वेश्चन आ चुका है बीएचयू में कि कैटल जो है, कैटल जो है वह आपका चल रहा है तो इस देंगे या आर, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसमें हम आर का प्रयोग करेंगे। इन चीजों को मैं अलग से आपको समझाऊंगा एक बार, जब मैं टेंस आपको पढ़ाऊंगा, ट्रांसलेशन बताऊंगा तो उसमें ये इज, आर, हैज, हैव इन चीजों को भी क्लियर करूंगा। तो इसमें आप यहां ध्यान देंगे कि जो भी ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है वो प्लूरल ट्रीट किया जाता है, यानी कि भीड़ में से वैसे भीड़ जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो वह ग्रुप कलेक्टिव नाउन होगा। जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो वो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होगा। और भीड़ में से वैसे भीड़ जो कभी आपस में यूनाइट हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं।
आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। नाम से स्पष्ट है कि डिस्ट्रीब्यूटिव, बंटने वाला। तो बंटने वाला भीड़ कौन होगा? सरकार, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक प्रकार की भीड़ है। गवर्नमेंट में क्या है? अनेक लोग हैं। तो द गवर्नमेंट इज यूनाइटेड ओवर द इशू। इस मत पे सरकार के सभी लोग एक साथ हैं, तो यहाँ पे एक हो गए। लेकिन जब ये बंट जाएंगे, जैसे एज फॉर एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, ज्यूरी। ज्यूरी मतलब क्या होता है? न्यायाधीश। न्यायाधीश जो है, कई बार किसी मुद्दे पे आप सुने होंगे कि 3-2 से जीता, कभी जो सुनते होंगे 3-3 से जीता। कि न्यायाधीश जब 3-3 की बात करते हैं तो एक मुद्दे पे यूनाइटेड है। जैसे द ज्यूरी इज यूनाइटेड ओवर द इशू। इस मुद्दे पर जो न्यायाधीश है, ज्यूरी जो है, वह यूनाइटेड है। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं द ज्यूरी हैव टेकन देयर सीट्स, यानी उन्होंने सीट लिया, तो इसमें देखिए जिसमें यूनाइट हुआ, हमें एकता का आभास हुआ, वो लोग एक हैं, तो हो गया सिंगुलर। लेकिन जब ज्यूरी के सीट लेने की बात कर रहे हैं, तो सीट चूंकि ज्यूरी में अलग अलग लोग हैं, तो अलग अलग ही बैठेंगे, तो वो प्लूरल ट्रीट किए जाएंगे। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आपका सिंगुलर ट्रीट किया जाता है तब जब वो किसी मुद्दे पर एक होते हैं, और जब वो किसी मुद्दे पर अलग हो जाते हैं, बिखराव हो जाता है उनमें, तो वह जो है प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं। तो ये था आपका 5 नाउन का प्रकार, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव, और उसके कुछ रूल्स। क्वेश्चन आप कहीं से भी प्रैक्टिस मत करिएगा, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। अभी आप पहले 5, 6, 7 लेक्चर्स में एक कंसेप्ट बिल्ड कर लीजिए। उसके बाद आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन खुद ही बनने लगेगा। तो यह हमारा नाउन का एक पार्ट जो है आज समाप्त हुआ। नाउन में कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको हम अगले लेक्चर में डील करेंगे। आप इंग्लिश को फिलहाल समझते जाइए, आगे आगे मैं और चीजों को इसमें इन्वॉल्व करूंगा। आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे फिर नए लेक्चर में, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और चीजों को और समग्र रूप से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मन लगा के।